नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी सरकार से बातचीत पर डल्लेवाल के बड़े बयान की, दिल्ली चुनाव में मचे घमासान की, देखेंगे योगी सरकार पर अखिलेश के आरोपों को, यूसीसी पर घिरी बीजेपी सरकार को, शाही ईदगाह मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के अहम आदेश को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ट्रंप के आदेश से 20,000 भारतीयों पर लटकी तलवार को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली के चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने किया मेरा बूथ सबसे मजबूत के जरिए दिल्ली वालों से संवाद, बोले दिल्ली को आपदा से कराना है मुक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से की 7 मांगे, बोले इस बार मिडिल क्लास बजट चाहिए। बिहार के अररिया में आज प्रगति यात्रा पर पहुंचे नीतीश कुमार, जल जीवन हरियाली समेत कई योजनाओं का किया निरीक्षण। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को एमपी हाई कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने भोपाल स्थित संपत्ति से हटाया स्टे, जब्त हो सकती है 15,000 करोड़ की संपत्ति। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से सड़कें हुई बंद, यूपी के 40 जिलों में छाया घना कोहरा, राजस्थान और पंजाब में भी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन लगातार जारी है। हालांकि डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता लेना अब शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच किसान नेता डल्लेवाल ने 14 फरवरी को होने वाली सरकार के साथ बैठक को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एमएसपी पर कानूनी गारंटी और कई अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 57वें दिन भी जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से मुलाकात का न्योता किसानों को दिया जा चुका है, लेकिन किसान नेता डल्लेवाल का हौसला अब भी बुलंद है। इस बीच किसान नेता ने आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे संघर्ष से उम्मीद है कि वो आंदोलन को इस तरह के समर्थन देते रहेंगे। ऐसा मत सोचिए कि मुद्दा सुलझ गया है, हमें और मजबूत होने की जरूरत है। मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन 121 किसान अनशन पर बैठे थे, उनके दबाव में मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हुआ हूँ। इसी के साथ अनशन खत्म करने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो सवाल पर डल्लेवाल ने कहा कि वो भोजन या मेडिकल उपचार से नहीं, बल्कि वाहेगुरु के आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। बता दें, शनिवार को कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रिय रंजन के नेतृत्व में केंद्र के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने खनौरी सीमा पर डल्लेवाल और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही किसान नेता ने मेडिकल सहायता लेना शुरू किया है, लेकिन उन्होंने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से किसानों से 14 फरवरी को चंडीगढ़ में मीटिंग का न्योता दिया गया। इसमें केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रीगण किसानों की मांगों पर विचार करेंगे। इस पर डल्लेवाल का कहना है कि संगत चाहेगा तो इस मीटिंग में शिरकत की जाएगी। बता दें, किसानों से बातचीत के लिए सरकार पूरे 1 साल बाद तैयार हुई है। किसान नेता डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं किसानों ने 13 फरवरी 2024 को शंभू और खनौरी में आंदोलन की शुरुआत की थी। इस सब के इतर डल्लेवाल की सेहत पर मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल सहायता मिलने के बाद डल्लेवाल के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल को नसों के माध्यम से तरल पदार्थ दिया जा रहा है। बताते चले, किसान नेता सरवर सिंह पंदेर ने बीते दिन 21 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत के न्योते के बाद इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि 26 जनवरी पर किसान अपने आंदोलन के जरिए विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा सरकार के साथ बातचीत को लेकर किसानों का अगला कदम क्या होगा। इसी के साथ दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी को जीत मुश्किल दिख रही है। केजरीवाल की घोषणाएं और वादे बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। इस बीच आप मुखिया और सीएम आतिशी ने बीजेपी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन और बढ़ने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी के साथ दिल्ली के चुनावी रण में आजकल चुनावी जंग भी अपने चरम पर है। एक तरफ जहां बीजेपी साम दंड भेद की रणनीति के जरिए दिल्ली की सत्ता हासिल करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक दाव से बीजेपी बार बार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने कई बड़े खुलासे किए। साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बदूड़ी के भतीजे पर आरोप लगाते हुए आपने बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि जब से रमेश बदूड़ी कालकाजी में चुनाव लड़ रहे हैं, तब से कालकाजी में गुंडाई चल रही है। जब से रमेश बिधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी से कालकाजी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार गुंडागर्दी और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसी के साथ सीएम आतिशी ने बीजेपी पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने के भी आरोप लगाए। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए।
मेरी एक दो एसएचओ से बात हुई। उन एसएचओज ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे एमएचए से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई सीपी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है, सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को फलानी फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है, और पुलिस वहां पे बाकायदा लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को अपने संरक्षण में, वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह की हिंसा भाजपा फैला रही है उसकी खबरें पूरी दिल्ली से आ रही हैं। मेरी खुद की विधानसभा में ये हो रहा है। वहीं केजरीवाल ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताते हुए कहा कि कोई दल या शख्स हिंसा तब करता है जब कोई ये सोचता है कि अहिंसक तरीके से जीतना मुश्किल है। पूरी दिल्ली में भाजपा अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ती जा रही है, इसलिए बौखला गई है। ऐसे में अमित शाह ने भाजपा की डूबती नैया को बचाने के लिए कमान संभाल ली है। दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से हटा लिया गया है और भाजपा के प्रचार में लगा दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस भाजपा की गुंडों को गुंडागर्दी करने का संरक्षण दे रही है। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तमाम आरोप लगाए और जमकर हमला बोला। बता दें, दिल्ली में चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमलावर हो रही है। इसी के साथ केजरीवाल की नई नई घोषणाएं भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। वहीं 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ होगी कि दिल्ली का दंगल कौन अपने नाम करता है। हालांकि इससे पहले बीजेपी और आप में जबरदस्त जंग जारी है, जिससे दिल्ली का चुनावी रण दिलचस्प बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई बना हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में हुई योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर भी अखिलेश यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इस वक्त प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ और मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार अपनी सफलता पर परचम लहराने में जुटी हुई है। इस बीच आज यानी बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ दौरे पर है, जहां उन्होंने कैबिनेट की अहम बैठक की। ऐसे में धार्मिक आयोजन पर बैठक के आयोजन से विवाद खड़ा हो गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक करार दिया। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी यूपी की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर बीजेपी अपनी पुलिस आगे ना करे तो सपा की यहां से ऐतिहासिक जीत होगी। मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। सब आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुआ, ये वाला सबसे ऐतिहासिक मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। बता दें, अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुधवार को सपा नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम रखा। इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सपा मुखिया ने सूबे की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया और एक के बाद एक कई मुद्दों पर बात करते उन्होंने योगी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। इसी के साथ अखिलेश यादव ने हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के नागरिकता वाले फैसले पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के फैसले पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। जो फैसला ट्रंप ने लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा।
तो उसमें ये सरकार क्या करेगी। इसी के साथ एक दिन पहले लखनऊ में वक्फ संशोधन अधिनियम पर हुई जेपीसी की बैठक पर भी सपा मुखिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोग की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, ये लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक साथ बीजेपी को कई मोर्चों पर घेर लिया, जिसके बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राज्य में यूसीसी को अगले हफ्ते लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इस बीच हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लागू किए जाने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा गर्म हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2019 से मोदी सरकार का अहम मुद्दा रहा है, साथ ही राजनीतिक नैरेटिव और बहस के केंद्र में भी रहा है। इस बीच उत्तराखंड सरकार की तरफ से कानून की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी से एक बार फिर इस पर विवाद खड़ा हो गया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लागू किए जाने पर धामी सरकार की खुलकर आलोचना की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट को छोड़ते हैं तो इसे आदिवासियों पर लागू नहीं करते, तो इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर उन्होंने ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू ही नहीं हो रहा। और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। इतना ही नहीं, ओबीसी ने सवाल उठाया कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स छूट 2 साल पहले 1700 करोड़ रुपए का मिला था, ये मुस्लिमों और ईसाइयों को क्यों नहीं मिलता है। बता दें ये तमाम बातें ओबीसी ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इसी के साथ यूसीसी पर ओबीसी ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। आपको बता दें उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली 2025 को 20 जनवरी को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके 26 जनवरी तक लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कानून के 23 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनावों के बाद लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी वहां आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में इस कानून के लागू होते ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। बताते चले उत्तराखंड की बीजेपी सरकार इस पर काफी वक्त से काम कर रही थी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दी थी। इस कानून से देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस कानून पर विवाद शुरुआत से ही रहा है, जहां इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में कानून लागू होने से पहले ही ओबीसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाकर इसे दोबारा चर्चा में ला दिया है। देश भर में पिछले काफी वक्त से मंदिर मस्जिद विवाद का मुद्दा छाया हुआ है। यही वजह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर फरवरी महीने में सुनवाई होनी है। इस बीच मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी कर दिया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देखिए इस रिपोर्ट में। मंदिर मस्जिद पर चले आ रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण करने की इजाजत दी गई थी। मामले पर अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वो मस्जिद परिसर के न्यायालय की निगरानी में किए गए सर्वेक्षण के खिलाफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल के हफ्ते में करेगी। वहीं सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी 3 मुद्दे लंबित हैं और वो है अंतर न्यायालय अपील का मुद्दा, जिसमें हिंदू वादियों के दायर मुकदमों के एकीकरण के खिलाफ है। तो वहीं दूसरा अधिनियम पूजा स्थल के विशेष प्रावधान यानी
1991 को चुनौती का है। इसी के साथ मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक जारी रहेगी जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की परमिशन दी गई थी। बताते चले पिछले 1 साल से मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। इसको लेकर हिंदू पक्षों का मानना है कि मस्जिद में ऐसे प्रतीक है जिससे पता चलता है कि वहां पहले मंदिर हुआ करता था। इसको लेकर ही हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मस्जिद के अंदर सर्वे की रोक को ऐसे वक्त में बढ़ाया है जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून को लेकर देश भर में विवाद जारी है। बता दें, इस पर हाल ही में सुनवाई की गई जिसमें केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष और विपक्ष मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। अपनी चुनावी घोषणा और फैसलों के मुताबिक ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही सख्त प्रवासन नीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया है। बता दें, सख्ती के दायरे में 20,000 भारतीय भी आ गए हैं, जिन्हें लेकर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में रहने के वैध कागज उनके पास नहीं है। ऐसे में बड़ा मुद्दा बन गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका में रह रहे वैसे प्रवासी डर में हैं, जिनके कागज यानी कि वीजा दस्तावेज पूरे नहीं हैं। ऐसे में लोगों ने कानूनी विकल्पों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को लेकर भारत में भी चिंता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन की तरफ से तैयार दस्तावेजों के अनुसार अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ऐसे भारतीयों को वापस भेज सकता है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसीई के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 तक 20,407 लोग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका बगैर दस्तावेजों या अधूरे दस्तावेजों को दिखाता है और अपने फैसले के बाद इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इनमें से 2,467 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद हैं। इसके अलावा फ्यू रिसर्च की 224 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारतीय तीसरे ऐसे सबसे बड़े समुदाय हैं जिन्हें अमेरिका बिना दस्तावेज वाले प्रवासी मानता है। इस मामले में नंबर 1 अमेरिका के पड़ोसी मैक्सिकन और दूसरे नंबर पर साल्वाडोर के नागरिक हैं। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में अप्रवासन को प्रमुख मुद्दा बनाया था। सोमवार को अपनी शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर नए राष्ट्रपति ने उस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाया। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को समाप्त करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सैनिकों की तैनात करने का फैसला किया है। हालांकि इन सब के बीच ट्रंप के आने के बाद भारत ने सहयोगात्मक रवैया दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन क्या फैसला लेता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।